हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चा लोग, मुझे आशा है कि आप लोग सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छे तरीके से बीती होगी। आज हम लोग शुरू करते हैं जो है आपका जो क्विक रिवीजन चल रहा है, क्विक रिवीजन का पार्ट थर्ड में जो है आज हम लोग समास और संधि को जल्दी से जल्दी रिवाइज करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करता हूँ। समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द जो है तैयार होता है, उसे हम लोग समास कहते हैं। इन्हें हम समासिक शब्द कहते हैं। समास का जो विलोम होता है वो होता है व्यास, जबकि संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। या विलोम शब्दों में भी पूछे जाते हैं। बात करते हैं समास की, तो समास के मुख्यतः 4 ही भेद हैं। वो मुख्य 4 भेद कौन कौन से, लेकिन कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं। 4 भेद मुख्य तो है, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के ही अन्य 2 भेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 6 समास होते हैं। इन 6 समासों में पहले मुख्यतः ये 4 की बात कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास यानी पहले में देखिए 2 पद होते हैं। पहला पद यानी 2 शब्द होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। हम लोग उसे पद भी कह सकते हैं, शब्द भी कह सकते हैं। ऐसे ही हर एक में 2-2 पद होते हैं। तो पहला जो समास है यानी अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरे में दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरे में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, चौथे में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। द्विगु समास, द्विगु मतलब 2, यानी यहाँ जो नंबर वाले जितने भी शब्द आते हैं वो सब द्विगु समास कहलाते हैं। और कर्मधारय समास जो है ये तत्पुरुष समास का ही एक अंग माना जाता है। इसके अंदर जो है विशेषण और विशेष्य अंग होते हैं, यानी एक वर्ड जो है इसके अंदर विशेषण और एक विशेष्य होता है। इस प्रकार से जो है ये 6 प्रकार का समास होता है। अव्ययी भाव समास की बात करते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है और यही अव्यय होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। क्लियर है? सब पूरा का पूरा पद जो है वह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यथा कर्म, प्रतिदिन, यथा शक्ति, यथा संभव, यथा शीघ्र, आजीवन, आजन्म, आमरण, दिनों दिन, रातों रात, यथा विधि, यथार्थ, भरपेट, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, समक्ष, बेशर्म, बेकाम, बेहटके, बेहया, बेलाग, बेकाम, व्यर्थ, या जीवन, परोक्ष, प्रत्युपकार, निर्भय, आपाद मस्तक, मनमाना, यह सब शब्द जो हैं ये अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण हैं। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान करना है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में जो है कारकों की विभक्ति के आधार पर जो है समास का विग्रह किया जाता है। समास का विग्रह जब हम लोग करते हैं तो कारकों की जो विभक्ति होती है दूसरी से लेकर के सप्तमी तक, यानी द्वितीय विभक्ति से 7वीं विभक्ति तक के 8 विभक्तियाँ होती हैं। पहले और आखिरी को छोड़ दिया जाता है, दूसरे से लेकर 7वीं तक। इसी प्रकार से तत्पुरुष समास के जो है आप कह सकते हैं कि 6 भेद अन्य उसके इंटरनल भेद होते हैं। पहला जो है द्वितीय तत्पुरुष, जिसे हम लोग कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं। उसमें जो कर्म तत्पुरुष है, कर्म का जो कारक का जो वो होता है प्रत्यय, उसे हम लोग को बोलते हैं। होता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, तो उसी तरीके से तो इसे कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। जिसका हो गया उदाहरण जो है चिड़ी मार, पॉकेट मार, यानी चिड़ी मार का मतलब चिड़िया को मारने वाला, पॉकेट मार मतलब पॉकेट को मारने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ग्रहागत, इस तरह के जो शब्द हैं वह सब द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तृतीय तत्पुरुष जो है इसे करण तत्पुरुष भी कह सकते हैं, और इसकी विभक्ति जो होती है वो से अथवा द्वारा होती है। जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण का मतलब करुणा से पूर्ण। अब देखिए इसकी विभक्ति करेंगे जब समास का विग्रह कर रहे होंगे तो तत्पुरुष समास के आंसर स्वतः ही निकल करके चले आते हैं। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित। रोगग्रस्त, प्रकाश युक्त, रोग पीड़ित, क्षुधा पीड़ित, रस भरी, शोकग्रस्त। मुँह मांग, मेघाच्छन्न, इसके अलावा श्रमजीवी, मदांध, ये सब के सब जो है तृतीय तत्पुरुष के उदाहरण हैं, जिसे कर्ण तत्पुरुष भी कहते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष यानी संप्रदान तत्पुरुष, जिसका वो विभक्ति होती है के लिए। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सभा भवन, सभा के लिए भवन।
यानी देखिए के लिए वो विभक्ति आ रही है। इस तरीके से शब्दों का अगर आप लोग जब विन्यास कर लेते हैं तो आप लोगों का आंसर निकल करके चला जाता है। यह तत्पुरुष समास ही है। पुत्र शोक, सत्याग्रह, लोकहितकारी, स्नान घर, राह खर्च, राह खर्च का मतलब राह के लिए खर्च। पंचमी तत्पुरुष जिसे हम लोग आपादान तत्पुरुष भी कह सकते हैं। आपादान तत्पुरुष की विभक्ति जो होती है से जो होता है वो अलग होने से होता है, जिसमें से कोई चीज़ अलग हो रही है। बलहीन, बल से हीन यानी हीन, बल अलग निकल रहा है उसमें। गुणहीन, धनहीन, पदच्युत, नेत्रहीन, पाप मुक्त, बंधन मुक्त, ईश्वर विमुख, प्रेम रिक्त यानी प्रेम से रिक्त, अलग होना। षष्ठी तत्पुरुष जिसे हम लोग संबंध तत्पुरुष भी कह सकते हैं, और इसकी जो विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। इसमें जो है अन्नदान, श्रमदान, वीर कन्या, राजभवन, प्रेमोपासक, चंद्रोदय, सूर्योदय, देश सेवा, चरित्र चित्रण, ब्रह्मपुत्र, देवालय, आमरस, राजदरबार, पुस्तकालय, सभापति, राष्ट्रपति, यह सब जो है शब्द जो हैं ये इसके उदाहरण हैं। अब आते हैं सप्तमी तत्पुरुष, ये जो आखिरी तत्पुरुष है जिसे हम लोग अधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है में और पर, जिसमें आत्मनिर्भर, कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, ग्रामवास ग्राम्यवास, शरणागत शरण में आगत, मुनि श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, गृह प्रवेश, दानवीर, घुड़सवार, स्वर्गवासी, आप बीती, यह सब शब्द जो है यह जो है सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है। ये हो गया आपका दूसरा तत्पुरुष, यानी दूसरा समास तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जो है दोनों पद संज्ञा होते हैं। समस्त पद को जब हम विग्रह करते हैं तो और अथवा या जो है वो योजक अथवा अव्यय का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के शब्दों के बीच प्रायः योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। योजक चिन्ह के बारे में बताया था मैंने, योजक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। इसके उदाहरण हो सकते हैं लव कुश, पति पत्नी, राम लक्ष्मण, देश विदेश, गौरी शंकर, रुपया पैसा, धर्माधर्म, लेन देन, कहा सुनी, लाभालाभ, ठंडा गर्म, थोड़ा बहुत, भूख प्यास, यह सब शब्द जो है द्वंद्व समास के होते हैं। देखिए द्वंद्व समास लिखने में भी आपको पता होना चाहिए, यह बिल्कुल एकदम से वर्तनी की दृष्टि से यह शुद्ध शब्द है। चौथा समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जो है इसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता है। कोई भी पद जो आंसर जो शब्द दिया होता है उसका अर्थ किसी तीसरी जगह पर रूढ़ हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं यह योग रूढ़ शब्दों का एक उदाहरण है। बहुब्रीहि समास जो है योग रूढ़ जो शब्द होते हैं यानी यौगिक शब्द यानी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द और वह किसी एक ही अर्थ पर रूढ़ हो जाए। जैसे दस शीस, दशानन, इसका मतलब रावण है। चक्रधर, चक्रधर जो है सिर्फ विष्णु को कहते हैं। एक दंत, लंबोदर, ये गणेश के नाम है। भाई बच्चे भी, छोटा बच्चा होता है उसके भी एक ही दंत होते हैं लेकिन उसे एक दंत नहीं कहते, सिर्फ गणेश का नाम लिया जाता है। खगेश, खगेश का मतलब गरुण। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब कृष्ण। चतुर्भुज, चार हो हाथ जिसके यानी विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्रमा, सिर पे जिसके चंद्रमा, मैं अपने चंद्रमा लगा लूँ तो मैं तो शिव नहीं जाऊँगा लेकिन वो शिव का ही ध्यान आता है। इसी प्रकार से वीणा पाणी, गिरिधर जिसने हाथ में जो है पहाड़ को उठा लिया था, कृष्ण। चंद्रमौली, महावीर, निशाचर, त्रिलोचन, यह सब शब्द जो हैं यह बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। पांचवा समास है द्विगु समास। द्विगु समास द्वि मतलब दो, जहाँ पर जो शब्द संख्यावाची पद से शुरू होता है वह सब के सब द्विगु समास कहलाते हैं। ठीक है, इसे समाहार द्विगु समास भी कहते हैं। पहला पद संख्यावाचक, दूसरा संज्ञा होता है। उदाहरण के लिए त्रिभुवन, त्रिकाल, चवन्नी, नवग्रह, त्रिगुण, पसेरी, अष्टाध्यायी, त्रिपाद, पंचवटी, चौराहा, त्रिफला, नवरत्न, नवरत्नों का योग, सतसई, बिहारी के सतसई है ना, 700 दोहों का संग्रह, दोपहर, दूसरा पहर, शतांश, दुसूती, दुधारी, यह सब के सब जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। यानी संख्यावाची शब्द हो। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संख्यावाची होने के साथ साथ, जैसे दशानन है, दशानन जो है ये संख्यावाची शब्द भी है और लेकिन जो है वह किसी एक ही अर्थ पर रूढ़ हो जाता है। जब इस प्रकार की दिक्कत सामने अगर आ जाए और ऑप्शन में दोनों हो तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास
ऊपर होगा। बहुब्रीहि समास पहले माना जाएगा, बाद में द्विगु समास निकल करके आता है। अगर द्विगु है तो द्विगु हो जाएगा, अन्यथा जो है वो बहुब्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की अगर बात करते हैं तो कर्मधारय समास जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे हम लोग जो है कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे श्वेतांबर, महाजन, लाल टोपी, पीतांबर, महात्मा, महान आत्मा। देखिए एक पद विशेषण, दूसरा विशेष से। अधपका, नीलकंठ, भला मानस, कमल नयन, चरण कमल, घनश्याम, महाकवि, महाऔषधि, पीत सागर, नीलकमल, परमेश्वर, मृगनयनी, लौह पुरुष, मृगलोचन, चंद्रमुख इत्यादि जो शब्द हैं ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण कहलाते हैं। अब देखिए इन सब शब्दों में कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि आपके नीलकमल, नीलकमल हो गया, पीतांबर हो गया, ये सब शब्द जो हैं आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण भी हैं और कर्मधारय समास के भी उदाहरण हैं। अगर ये दोनों ही आंसर में दिए हुए हैं तब आपके लिए कर्मधारय समास पहले होगा और तब उसके बाद में जाकर के, अगर कर्मधारय समास नहीं है तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास अगर नहीं है तो कर्मधारय समास है। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं तो कर्मधारय समास ज़्यादा सही आंसर है। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपर कर्मधारय समास, उसके बाद जो है आपका बहुब्रीहि समास और सबसे जो तीसरे नंबर पे आता है वह द्विगु समास का उदाहरण आते हैं। यानी इस तरीके से इसे कंबाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से समास का यह रिवीजन आप लोगों का कंप्लीट। अब आते हैं संधि के ऊपर। इनसे भी शब्दों का निर्माण होता है। देखिए शब्दों से ही आप लोगों के 60 से 70 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पहले भी मैं शब्दों की व्याख्या कर चुका हूँ, आज अब संधि। संधि जो है, संधि किसे कहते हैं तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि करते हैं। अर्थात इसे हम ये भी कह सकते हैं कि दो शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं, उन पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर समास में विकार उत्पन्न नहीं हो रहा था, यहाँ पर विकार उत्पन्न होता है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। संधि युक्त सभी शब्द संधि युक्त नहीं होते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर कट जान के रखिएगा। संधि के जो मुख्यतः 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के जो है पुनः 5 भेद। स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो है दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि के जो है ये हम लोग पहले से ही जो है आप याद कर लीजिए कि दीर्घ होता क्या चीज़ है। वही स्वरों की बात हो गई तो वही जो है 4 दीर्घ स्वर जो निकाल करके लेके आए थे, आ, ई, उ और री, ये चारों दीर्घ संधि के अंतर्गत ही आते हैं। ये उनके आप कह सकते हैं कि पहचान चिन्ह है। ऐसे गुण में ए, ओ और अर आते हैं, या री से लिख करके अर निकल करके आया है। वृद्धि संधि में इन्हीं का देखो वृद्धि हो गई, ए का ऐ हो गया, ओ का औ हो गया। यण संधि में बिल्कुल फोनिक्स या व और र की फोनिक्स आती है। अयादि संधि में अ, आय, औ और आओ की फोनिक्स निकल करके आती है। कैसे इनको जोड़ते हैं ये भी देखते हैं। दीर्घ संधि की बात करते हैं। जब दीर्घ संधि में आ के बाद में, आ के बाद में यानी आ के साथ में जो है सेम आ जुड़ जाए, ई के साथ में ई जुड़ जाए, उ के साथ में उ जुड़ जाए और री के साथ में री जुड़ जाए, तो इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न, इन दोनों के स्थान पर जो है यहाँ पे आ हो जाता है, यहाँ पर बड़ी ई हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है और ये री हो जाता है। इस प्रकार से जो है ये इनकी इसका विभेद है। यानी अब देखिए यहाँ से 8 हो गए, अ और अ से मिलकर आ, अ और आ से मिलकर के आ और अ से मिलकर के भी आ होगा, आ और आ मिलकर के भी आ ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में करनी है। तो 4 पार्ट यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, 2 तो यहाँ पे भी हो गए कम से कम। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इसको ध्यान किया जाता है। अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो राम धन अयन रामायण, देह धन अंत देहांत, देह धन अंत। अब देखो, अब संधि
करते समय जो है हम लोग किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो एक चीज़ ये भी ध्यान रख लीजिएगा, जब कुछ समझ में ना आता हो तो वर्ड्स को आप लोग तोड़ लीजिए। देह धन अंत, अब देह धन अंत का मतलब हो गया दे ह धन नहीं तो पूरा ही है, त धन अ, ये पूरा पूरा जोड़ लिया। अब देखो यहाँ पर ये आ गया अ धन अ, तो यह हो जाएगा इन दोनों के स्थान पर आ। द ए दे, ह और आ हा, और यह आधा न तो यह आई देहांत हो गया शब्द। इस तरीके से जो है संधि विच्छेद को हम लोग देखते हैं। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को ये सारी चीज़, देखिए अभी डिटेल्स की नहीं है, रिवीजन करना है तो रिवीजन के समय इन सब चीज़ों को समझा पाना, नहीं तो इसकी अलग अलग एक एक क्लास होती है वो पूरी भी करके देंगे, लेकिन अभी आप रिविजन कीजिए। अभी तो दीर्घ संधि में उदाहरण के तौर पर राम धन अवतार रामावतार, चरण धन अमृत चरणामृत, अन्य धन अन्य अन्यान्य। नहीं लिखा जा रहा हो तो दो नियम लगाइए, नियम लगा करके जोड़ के देख लीजिए कि एक्चुअल वर्तनी वाला सही शुद्ध शब्द क्या निकल के आएगा। वृद्ध धन अवस्था वृद्धावस्था, अधिक धन अधिक अधिकाधिक, प्रधान धन अध्यापक प्रधानाध्यापक, पीत धन अंबर पीतांबर, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, हिम धन आलय हिमालय, शिव प्लस आलय शिवालय, नित्य धन आनंद नित्यानंद, प्राण धन आयाम प्राणायाम, देव धन आगमन देवागमन, हिम धन आच्छादित हिमाच्छादित, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, व्यवस्था प्लस अनुसार व्यवस्थानुसार, तथा धन अपि तथापि, श्रद्धा धन आलू श्रद्धालु, विद्या धन आधन आनंद विद्यानंद, महाधन आत्मा महात्मा, कवि धन इंद्र कवींद्र, कवि धन इंद्र कवींद्र, रवि धन इंद्र रविंद्र। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रवि धन इंद्र तो हो जाएगा रविंद्र, वो में बड़ी की मात्रा आ गई। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए वर्तनी के हिसाब से यही शुद्ध शब्द है। नाम चाहे कोई कैसे भी लिखता हो, रविंद्र छोटी की मात्रा भी लगा लेते हैं, उस पर नहीं जाना। कविंद्र में भी कवींद्र, नॉट जैसे ऐसे होता ना कवि धन इंद्र कवींद्र, वो में बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ऐसे मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र, जो है अति धन इत अतीत, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, चिकित्सा धन आलय चिकित्सालय, मृत्यु धन उपरांत मृत्युपरांत, गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, पितृ धन ऋण पितृ धन ऋण। अब ये र हो जाएगा तो हो जाएगा पितृण, पितृण, ठीक। ऐसे मातृधन ऋण मातृण। तो इस तरीके से जो है यह आपका दीर्घ संधि पूर्वा। गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि के नियम है, यदि आ के बाद, अभी तक तो क्या आ में ई में ई, उ में ऊ और री में री जुड़ रहा था, अब आ के साथ में कुछ अन्य चीजें भी जोड़ेंगे। आ के बाद में ए आए, उ आए, या फिर री आए, तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, तो दोनों को मिलकर के जो है, ये दोनों मिलकर के ये मिलके हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा अर। इस प्रकार से जो है आपका ये गुण संधि का ये नियम आ गया। आ से जुड़ना है किसको, ई उ और री को जोड़ेंगे तो ई जुड़ेगा तो ए हो जाएगा, उ जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा, री जुड़ेगा तो अर हो जाएगा। क्लियर है, यानी इन दोनों के स्थान पर कंप्लीट दोनों हट जाएंगे, ये लग जाएगा। क्लियर है। उदाहरण देखते हैं, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र देवेंद्र, देव प्लस ईश देवेश, महाधन इंद्र महेंद्र,
रमेश, रमा धन ईस, नॉट रम धन ईस, रम धन ईस भी हो सकता है, उसमें भी कई संधि का नियम वहाँ फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर सही है रमा धन ईस। ऐसे राकेश, राकेश का जब संधि विच्छेद हो जाता है तो राक धन ईस भी आप कह सकते हैं, तो भी राकेश हो जाएगा, लेकिन राक का धन ईस होता है। लंकेश में लंका धन ईस, उमा धन ईस उमेश। भारत धन इंदु, भारतेंदु। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। नर धन ईस, नरेश। सुर धन ईस, सुरेश। परम धन ईश्वर, परमेश्वर। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय। पर धन उपकार, परोपकार। देखो ओ की मात्रा आनी शुरू हो गई। ऐसी महाधन उत्सव, महोत्सव। नर धन उत्तम, नरोत्तम। मानव धन उचित, मानवोचित। ठीक। ऐसी देवधन ऋषि, देवर्षि। सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। राजधन ऋषि, राजर्षि। ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मर्षि। तो इस तरीके से पुष्पधन इंद्र, पुष्पेंद्र। तो ये आपका हो गया आपका गुण संधि। इसी गुण संधि में के बाद जो है वृद्धि, यानी इनकी मात्राओं में एक एक की वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है, यदि अ आ के बाद क्या आ जाए, ए अथवा ऐ आ जाए, या ओ अथवा औ आ जाए, तो इनकी जगह पर ऐ और औ हो जाता है। यही इसका नियम है। ठीक। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तत्र धन एव, तत्रैव। एक धन एव, एकैव। एक धन एक, दो नहीं, एक का एक। धन 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 प्लस धन, धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। सदा धन एव, सदैव। वन धन औषधि। अब यहाँ पर एक ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट शब्द निकाल के ला रहा हूँ। वन औषधि शब्द है, वन औषधि। ठीक। अब बिल्कुल एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा कि इसका जो संधि विग्रह जो होता है, जो विच्छेद है, वो क्या होता है, तो वो होता है वन धन औषधि। ध्यान रखें कि यहां पर सिर्फ एक ही मात्रा लगती है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर वाला आइटम है। जबकि महौषधि, महौषधि का जो संधि विच्छेद जो होगा वो होगा महाधन औषधि। अब देखो औषधि का मतलब दवा, तो वन औषधि का मतलब यहां पर औषधि लगता है, डबल मात्रा नहीं लगती। यही आपको ध्यान में रखना है। ये एक सबसे स्पेशल पूछे जाने वाला वर्ड है और एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। संधि विच्छेद ही पूछ लिया जाता है इसका। इसी प्रकार से परम धन ओज, परमौज। महाधन ओज, महोज। इसी प्रकार से अधर धन ओष्ठ, अधराओष्ठ। तो ये आपके हो गया यण जो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बाद में जो है अब आता है यण संधि। यण संधि में देखो अभी तक हमने क्या किया, आ के संग आ जोड़ा, ई के संग ई, उ के संग उ, री के संग री, फिर आ के संग में ई उ और री जोड़ा, फिर आ के संग में ए और औ जोड़ लिया, ए आई ओ औ सब जोड़ लिया, तो यह आ गया वृद्धि संधि तक। अब यण संधि में, यण संधि में क्या होगा, यण संधि में जब अब यहाँ पे शुरू होगा ई उ और री के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए, इनसे भिन्न कोई स्वर, इनसे भिन्न स्वर आए। ठीक, दोनों सब जगह पर, तब क्या होगा, तब जो है ये जू की तू रहते हैं, नहीं, हाँ, तब इनके स्थान पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा,
य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है, य व र। ठीक, इस तरीके से जो है यण संधि के नियम होते हैं। अब ध्यान दे, अब देखिएगा जब इसको हम जब संधि विच्छेद करते हैं या संधि करते हैं तो इनके शब्द थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। प्रति धन, प्रति देखो ई धन अर्पण, ई धन अ, ई धन अ। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रति धन अर्पण, आपको लिख के समझा दे रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया प्रत धन ई धन अ, और ये जूं का त्यों मैं भी छोड़ दे रहा हूं। अब यहां पर आ गया, इस ई की जगह पर य हो जाएगा, ये जूं का त्यों रहेगा। अब इसे जोड़ के लिखते हैं, प्र आधा तो रह गया, अब यहां पे ई हट गया, य और अ य हो गया, तो ये हो गया प्रत्यर्पण। अब देखिए, यानी कुल मिलाकर के जहां पर अध्याय आते हैं, जिन शब्दों में ये हाफ वाले वर्ड आ जाते हैं, वो यण संधि के उदाहरण माने जाते हैं। देखते पता चल जाता है। तो प्रतिधन अर्पण प्रत्यर्पण, अतिधन आचार अत्याचार, अतिधन अधिक अत्याधिक, अग्निधन आशय अग्न्याशय, अग्निधन आशय अग्न्याशय, निधन ऊन न्यून, प्रतिधन एक प्रत्येक, अनुधन अय अनुनय नहीं, अनुधन नय, अनुधन अय अन्वय, मनुधन अंतर मनवंतर, सुधन आगत स्वागत, अनुधन ऐषण अन्वेषण, पितृधन आदेश पित्रादेश, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, पितृधन अनुमति पितृनुमति। इस प्रकार से जो है ये यण संधि के ये उदाहरण थे। देखिए बहुत ज़्यादा लिख करके अभी दिखाना, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के लिए और बहुत सारा रिवीजन करना है। ये फास्ट रिवीजन है, फास्ट रिवीजन में कुछ ऐसी। अब अयादी संधि की बात करते हैं। अयादी संधि में होता क्या है कि जब अभी तक देखो हमने क्या जोड़ा, आ के संग जोड़ लिया, ई के संग जोड़ लिया, उ ए आई, अभी ए आई ओ के संग अभी तक नहीं जोड़ा। तो अब क्या करेंगे, ए आई ओ और औ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यहां पर भिन्न स्वर लिख देता हूं मैं। ठीक, तो क्या होगा, एक स्थान पर अभी देखो ये स्वर ज्यों के त्यों रहेंगे, चेंज होगा यहां पर। पहले वाले तीन में दोनों एक साथ चेंज हो रहे थे, इस वाले में आपके यण और अयादी में सिर्फ पहले वाले वर्ड का आखिरी अक्षर चेंज होता है। तो यहां पर चेंज होगा और इसकी जगह पर यहां पर आ जाएगा आए, इसकी जगह पर आए, अव और आव हो जाता है किनके, इनके स्थान पर। ये इसका रूल है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। चेधन अन चयन, चेधन अन चयन, कैसे, अब देख लो, च धन ए धन अ धन न, ये मैंने पूरा छोड़ दिया। ए की जगह क्या हो जाएगा, अय, तो यहां हो गया अय। च अ पूरा च हो गया, य और अ पूरा य हो गया, और ये न तो पूरा है, तो चयन हो गया। इस प्रकार से वर्डिंग्स लिखी जाती हैं। तो चेधन अन चयन, पोधन अन पवन, पौधन अन पावन। इसी प्रकार से नई धन अक नायक, गई धन अक गायक, पौ धन अक पावक। अब देखिए पावक अग्नि का पर्यायवाची है। इस तरीके से आप इन वर्डों को धीरे धीरे याद भी करते रहें तो आपके पर्यायवाची भी यहीं से निकलने शुरू हो जाते हैं। शब्दों का खेल है। अब यह आपका हो गया स्वर संधि कंप्लीट। स्वर संधि को मैं मिटा देता हूं। अब आते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या है,
ठीक। व्यंजन संधि में क्या होता है, पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो। पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो। अर्थात आप ये कह सकते हैं व्यंजन प्लस व्यंजन अथवा स्वर, तब क्या कहलाएगा, वह व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि में के विभेद नहीं है, जैसे स्वर संधि के 5 भेद थे, ऐसी व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते। हाँ, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को पढ़ लिया जाए तो जो है आपका काम हो जाता है। और कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अगर उन एग्जाम्पल्स को भी याद कर लिया जाए मोटे मोटे तौर पे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का काम वहीं से निकल करके आ जाता है। पहला नियम है, यदि क च ट त प, क च ट त प के बाद जो है वर्गों का तीसरा अथवा चौथा वर्ण आए। पहली वाली टॉपिक में जब जो है स्वर व्यंजन के बारे में बात की गई थी, तो क च ट त प ये वर्ग होते हैं और उनके 5-5 जो है वर्ण होते हैं उसके अंदर। तो यदि क च ट त प के बाद जो है वर्गों का तीसरा अथवा चौथा वर्ण आए, या र ल व आए, या कोई भिन्न स्वर भी हो, तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात मैं अब लिख दूं यहां पर क च ट त प के बाद में जो है वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण, या फिर य र ल व, या फिर कोई स्वर हो, तो क्या होगा, इनके स्थान पर क च ट त प के स्थान पर जो है उसी वर्ग का, जिस वर्ग का है, तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। लगेगा जैसे अध्याय, तो वो भी अध्याय वाला ही होगा। ठीक, अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। वाक धन ईस, क के बाद में स्वर आ गया, तो क के स्थान पे क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वा, ग में ई, गी और स, वागीस। क्लियर। इसी प्रकार से दिक धन अंबर, दिगंबर, वाक प्लस जाल, वागजाल, दिक धन गज, दिग्गज, वाक प्लस धारा, वागधारा, वाक प्लस दान, वागदान। जो है सट धन आनन, सट धन आनन, सडानन, अच धन अंत, अजंत, सट धन दर्शन, सड़दर्शन, सत धन आचार, सदाचार, तत धन इच्छा, तदिच्छा, भगवत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति, जगत धन ईस, जगदीश, उत धन अय, उदय, सत धन गति, सदगति, जगत प्लस अंबा, तो की जगह पर जगदम्बा हो गया, जगदम्बा, उत धन घाटन, उद्घाटन, तत धन भव, तदभव। इसी प्रकार से अप धन ज, अब्ज, अब्ज। ठीक, ये हो गया पहला नियम। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क च ट त प के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी अनुनासिक हो, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं, यदि क च ट त प के बाद में ग, य, ण और म हो, तो उसी वर्ग का, इनके स्थान पर उसी वर्ग का ये वाला अनुनासिक हो जाता है। ठीक, किसके, इस वर्ग का। अब देखो, वाक धन मय, वाक धन मय,
क के बाद में म आ गया, तो क की जगह पे क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का पंचमाक्षर जो है वो, तो ये हो जाएगा वाङ्मय। ठीक। उत्धन नति, उत्धन नति, तो की जगह पर उसी का पांचवा वर्ण त थ द ध न, यानी यहाँ पर न हो जाएगा, तो उ अधन न, फिर पूरा न, अति उन्नति। क्लियर है। इसी प्रकार से उत्धन माद उन्माद, जगत धन नाथ जगन्नाथ, चित धनमय चिन्मय, सत धन मार्ग सन्मार्ग, सट धन मास सणमास, तत् धनमय तन्मय। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरे नियम की बात करते हैं। ठीक। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि त द के बाद, त द के बाद जो है च छ हो, च अथवा छ हो, त द के बाद में यदि च छ हो तो इनके स्थान पर च हो जाता है, च हो जाता है। जैसे उत्धन चारण उच्चारण, सतधन चरित्र सच्चरित्र, सत प्लस चित सच्चित, धन आनंद सच्चिदानंद, ये तीनों रूल जुड़ गए। सरत धन चंद्र शरत चंद्र। अब देखो यहां पर शरत धन चंद्र, यहां पे क्या हो जाएगा, आधा च हो जाएगा, तो इसका पूरा पूरा क्या निकल के आएगा, शरत चंद्र। अब ये देखो वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये शब्द वर्तनी में पूछे जाते हैं। वहां पर ऐसे लिख देगा शरत चंद्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जो उपन्यास आता है, लेकिन वो क्या है, वो शरत चंद्र है। क्लियर है। इसी प्रकार से महत धन छत्र महछत्र, उत धन छेद उच्छेद, पद धन छेद पच्छेद। नियम 4 आ जाइए। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम क्या कहता है, यदि त द के बाद में ज झ हो, त द के बाद में ज अथवा झ से झंडा हो, झ से जहाज झ से झंडा हो, तो त द के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे सत धन जन सज्जन, उत धन ज्वल उज्ज्वल, जगत धन जननी जगत जननी, जग जननी जगत जननी, जग धन जगत धन जननी, तो ये त की जगह पे क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा, तो जग जगत जननी। क्लियर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट नियम जो है, यदि त द के बाद में ट ठ हो, त द के बाद में ट ठ हो, त द के बाद में ट ठ हो, तो त द के स्थान पर ट हो जाता है। जैसे तत् धन टीका तट्टीका। एक दो उदाहरण मिलते हैं, इसके ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे आप लोगों को। इसी प्रकार से जो है नियम 6 जो है, यदि त द के बाद में क्या आ जाए, तो ड और ढ आ जाए, ड से डमरू और ढ से ढक्कन। अगर ये आ जाए तो त द के स्थान पर ड हो जाता है। जैसे उत्धन डयन उड्डयन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ठीक उसी तरीके से उड्डयन हो जाता है। उदाहरण ज़्यादा नहीं मिलेंगे, किताबों में भी नहीं मिलेंगे। यदि इसी प्रकार से यदि त द के बाद में ल हो, त द के बाद में यदि ल हो, तो त द के स्थान पे ल हो जाता है। तत् धन लीन तल्लीन, तत् धन लीन, तो त द की जगह पर ल हो जाएगा, तल्लीन हो गया। उत धन लास उल्लास, उत धन लेख उल्लेख, उत धन लंघन उल्लंघन। बहुत डिफिकल्ट रूल्स नहीं है,
बस हमें ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा है नहीं। ठीक। नेक्स्ट नियम, यदि त द के बाद में द के बाद में स हो, या ऐसे पूरा स भी लिख सकते हैं, स हो, तो त द के स्थान पर च और स के स्थान पे छ हो जाता है। अब यहां पर दोनों में चेंज होता है, यहां ध्यान रखेंगे बस, यहां पर छतरी वाला छ, त द के स्थान पे च और स के स्थान पर छ हो जाता है। अब यहां पर इसे मैं आधे रखता हूं क्योंकि जो मात्रा होगी उसके संग वही ऐड होनी शुरू हो जाएगी। जैसे उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर च और यहां पर हो जाएगा छ, तो यह हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक। ऐसे उत्धन श्रृंखल, तो क्या हो जाएगा, उच्छृंखल। ठीक। इसी प्रकार से एक नियम और भी है, यदि त द के बाद में ह हो, यदि त द के बाद ह हो तो त द के स्थान पर क्या हो जाता है, त के स्थान पर द और ह के स्थान पे ध हो जाता है। ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे उत्धन हार, उद्धार, उत्धन हरण, उद्धरण, तत्धन हित, तद्धित, पतधन हति, पद्धति। इस तरह के ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। ये जो है व्यंजन संधि के ये कुछ मुख्य नियम थे जिनके आधार पर जो है आप बहुत सारी चीज़ें जो है सारा आंसर निकाल सकते हैं। एक दो नियम और भी हैं, तो चाहे तो मैं वो भी करा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि अब देखो, यदि छ से पहले कोई स्वर हो, छ से पहले कोई स्वर हो, यानी यहां पर पहले स्वर हो, तो छ के स्थान पर, तो छ के स्थान पर अब देखिए ये व्यंजन संधि का दूसरा रोल है, यानी छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के स्थान पे च छ हो जाता है, यानी यहां पर हो गया स्वर प्लस छ, तो यहां पर इसकी जगह पर च छ हो जाता है। जैसे परिधन छेद, तो ये हो जाएगा परिच्छेद। क्लियर है? यहां तक मुझे उम्मीद है कि यहां तक के सारे रूल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल तो निकाल के लाने पड़ेंगे। एक दो एग्जांपल और लिख लीजिए। विधन छेद, विच्छेद। वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया। अनुधन छेद, अनुच्छेद। छत्रधन छाया, छत्र छाया। यदि एक नया नेक्स्ट रूल, यदि म के बाद में य र ल व स और ह हो, तो यदि किसके बाद म के बाद में य र ल व य से लेकर के ह तक हो, तो म अनुस्वार में बदल जाता है, यानी अंकी बिंदी में बदल जाता है। ठीक। यदि
इसका आंसर उदाहरण लिखिए, समधन सार, तो हो गया संसार। समधन सार संसार, समधन वेग संवेग, समधनवाद संवाद, समधन योग संवेग संयोग, समधन यन यम संयम, समधन लग्न संलग्न, समधन रक्षा संरक्षा, समधन युक्त संयुक्त, समधन लिप्त समलिप्त, समधन विधान संविधान, समधन विधान हो गया संविधान। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से यदि म के बाद में किसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, यदि म के बाद में किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, किसी वर्ग का वर्ण हो, तो म, ये जो म है उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है, अर्थात पंचम वर्ण में बदल जाता है। म उस वर्ग के अनुनासिक में चेंज हो जाता है। जैसे समधन तोष, समधन तोष, तो इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो इसी तरह से लिख लेते हैं, इसकी जगह पर इसका जो है अनुनासिक क्या होता है, त थ द ध न, तो ये हो जाएगा संतोष। लेकिन हिंदी में ये वाला जो है भी सही होता है। ठीक, इसी प्रकार से समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन ताप संताप, पम धन चम पमचम, पतम धन जली पतंजलि, परम धन तु परंतु, सम धन गम संगम। ठीक, इसी प्रकार से एक रूल और भी है जो है यदि रि र और पेट फटे वाला स, रि र और स के बाद में यदि न हो तो, या इनके बीच में कोई स्वर हो, न हो अथवा इनके बीच में कोई स्वर हो, तो क वर्ग प वर्ग के अनुस्वार य व ह हो जाता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं न का न हो जाता है। जैसे भर धन अन, र के बाद में अ हो गया। ठीक, यानी यहां पर कोई स्वर भी हो। ठीक, तो जो है तो भरधन अन ये हो जाएगा भारण। ठीक है, वो फर्क इस न पे आता है। यह गया न और इनके बीच में कोई स्वर हो, यानी यहां पर न तो है ही है, उससे पहले कोई स्वर हो। रूल इस तरीके से लिखा जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा, देखो भ र के बाद में न तो है लेकिन उससे पहले कोई एक स्वर है, तो क्या हो जाएगा, ये न जो है ये ण में ट ठ ड ढ ण वाला हो गया। ठीक, ऐसे प्रधन मान, प्रधन मान, न से पहले भी फिर यहाँ पे आ का डंडा आ गया तो ये हो जाएगा न, प्रमाण हो जाएगा। ये थोड़ा सा विचलित वाला नियम है, इसे बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है एक तरह से व्यंजन संधि का जो है, ये है तो रूल्स में ही शामिल, लेकिन ये प्रॉपर रूल्स को फॉलो अप
नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब ऐसे ही जो है यदि स के पूर्व में जो है कोई आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए, स से पहले आ से भिन्न स्वर आ जाए तो जो है ये जो स है इसके स्थान पर ये वाला स हो जाता है। जैसे अभी धन शेक, तो ये हो जाएगा अभिषेक। इस तरीके से जो है ये आपका नियम चलता है। जैसे विधन सम विषम, निधन सिद्ध निषिद्ध, सुधन सुसुप्त सुसुप्त, ये आपका हो गया व्यंजन संधि। इसी प्रकार से अब विसर्ग संधि की बात करते हैं। यदि विसर्ग संधि में यदि विसर्ग के साथ में यानी विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए और उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद में कोई स्वर अथवा व्यंजन आए तो वहाँ पर क्या, और उससे जो विकार उत्पन्न हो तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। अब इसमें भी नियम है, यहाँ पर भी इनके भी विसर्ग संधि का भी कोई भेद नहीं होता है। नियम एक है, विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के बाद में च अथवा छ हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे निह धन छल, निह धन छल, तो क्या हो जाएगा निश्चल। ठीक, हरि धन चंद्र, हरि धन चंद्र, तो क्या हो जाएगा हरिश्चंद्र। क्लियर है। धनु धन टंकार धनुष टंकार, निह धन चय निश्चय, दुह धन चक्र दुष्चक्र, दुह धन ट दुष्ट। या ठीक, यहाँ पर ये च छ जब हो, यदि इसी प्रकार से जो है विसर्ग के बाद में ट ठ हो तो उस विसर्ग के स्थान पर ये पेट फटे वाला स हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद में जो है त था हो, त था हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला स हो जाता है। ये रूल है। पहले ही रूल में 3 रूल निकल करके आ गए। तो ऐसी आपका देखिए, दुह धन ट दुष्ट, दुह धन ट, तो क्या हो जाएगा दुष्ट। क्लियर, रूल को फॉलो करता है। मन धन ताप मनस्ताप, निधन तेज निस्तेज, दुह धन तर दुस्तर, दुह धन तर, त वाले में सा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दुस्तर। रूल एकदम क्लियर है। नमा धनते नमस्ते, दुह धन चरित्र दुष्चरित्र। यदि विसर्ग के बाद में स स हो यानी तीनों प्रकार के स, विसर्ग के बाद में दूसरा रूल है, यदि विसर्ग के बाद में स और स हो तो जो है विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात उसके स्थान पर विसर्ग ऑलरेडी रहता ही रहता है। या फिर विसर्ग के स्थान पर कभी कभी इनकी जगह पर जैसा जो रहता है उसके आधे वाले इस्तेमाल भी कर लिए जाते हैं, अर्थात ये स भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे निधन शंख, निधन शंख, तो आप इसे सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं, निधन
निशंक, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक, दुहधन शासन, दुशासन या दुशासन भी लिख सकते हैं। ठीक, यदि विसर्ग के बाद में क ख अथवा प फ हो, यदि तीसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ हो, क ख प फ हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः काल, ज्यों का त्यों लिखा जाता है प्रातः काल, कुछ नहीं करना। अंता धनपुर, अंतापुर, दुह धन ख, दुह धन ख जोड़ करके शुद्ध शब्द यही होता है, वर्तनी का शुद्ध शब्द है अंता धन करण। ठीक, अपवाद है इसके भी, उपवाद स्वरूप जो है कुछ जो है शब्दों में विसर्ग की जगह पर सब्जी वाला स भी हो जाता है। जैसे पुरः धन कार, तो ये हो जाता है पुरस्कार। अब ये इस जो नियम था, इस नियम का अपवाद है। नमः धन कार नमस्कार, भा धन कर भा धन कर भास्कर, तेरा धन कार तिरस्कार। क्लियर है? नेक्स्ट नियम पे आते हैं। नेक्स्ट नियम आप लोगों का जो है, यदि विसर्ग से पहले ई अथवा उ हो, यदि विसर्ग से पहले ई अथवा उ हो, तो विसर्ग, और विसर्ग के बाद भी है, विसर्ग के बाद में क ख या प फ हो, क ख प फ हो, तो विसर्ग के स्थान पर पेट फटा सा हो जाता है। ठीक, जैसे निधन कपट, निधन कपट, तो हो जाएगा निष्कपट। ठीक, ऐसे निधन फल निष्फल, निधन कलंक निष्कलंक, चतुधन पद चतुष्पद, दुधन कर्म दुष्कर्म, इस तरीके के शब्द निकल करके आते हैं। इसी प्रकार से जो है नया एक नेक्स्ट रूल जो है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण हो, यानी क्या चीज, विसर्ग से पहले भी और बाद में भी, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, वर्गों के वर्ण, और या फिर य र ल व हो, ल व और ह भी हो, तो अ और विसर्ग, अ और विसर्ग इन दोनों का जो है वो ओ हो जाता है। जैसे मनः धन हर, मनोहर, मनः धन ज मनोज, यशः धन दा यशोदा, तपः धन भूमि तपोभूमि, मनः धन रमा मनोरमा, यशः धन गान यशोगान, मनः धन योग मनोयोग, मनः धन विकार मनोविकार। ठीक, इसी प्रकार से जो है यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो, आ से भिन्न कोई स्वर हो, और बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह हो,
तो जो है विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निधन आशा, निधन आशा। यहां पर कोई स्वर भी लिख लीजिए, यहां पर निधन आशा हो गया निराशा। ठीक, ऐसे दुह धन गुण, दुह धन गुण, ये हो गया दुर्गुण। ठीक, इसी प्रकार से दुह झन धन जन दुर्जन, निधन आधार निराधार, निह धन धन, निह प्लस धन, ये हो जाएगा निर्धन। ठीक, एक रूल और है इसका बचा हुआ, वो भी रूल बता देता हूं। यदि विसर्ग से पहले जो है इ उ हो, यदि विसर्ग से पहले इ अथवा उ हो, ठीक, और बाद में र हो, बाद में र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का जो अक्षर है यानी ये लघु से दीर्घ में बदल जाता है, अर्थात ये बड़ा ई हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा और विसर्ग जो है ये खत्म हो जाता है। जैसे निधन रोग, निरोग। अब आपको वर्तनी में भी ये शब्द बताया था, ये देखिए इस रूल को फॉलो करते हैं, यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। ऐसे निधन रोगी निरोगी, दुह धन रस्त दूरस्थ, दुह धन रस्त, तो हो जाएगा दूरस्थ। ठीक, इसी प्रकार से निधन रव, निधन रव, नीरव मोदी वाले। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये आपका समास और संधि जो है कंप्लीट हुआ। मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसी वजह से मैंने पूरा चैप्टर पूरा का पूरा दोनों टॉपिक खोल दिए हैं। यही टीचर के पास बताने के लिए रहता है। ये रिवीजन में था, अगर डिटेल में होता तो और डिटेल में आराम से समझाता, बहुत तेज़ी समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो जो है आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में जो है अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर भी करें। और जो है अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो बनता है यार। अगर मैं आप लोगों की अगर चिंता करता हूँ तो आप लोग भी मेरी चिंता करें और मेरे साथ जुड़ें। मैं आप लोगों को कभी गुमराह नहीं करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।